Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So now from today we are starting the discussion of the question paper of basic statistics for economics for BA economics major BA program second semester Delhi University, and this is paper of 2025 ठीक है। तो देखिए जी, क्वेश्चन हम लोग इंस्ट्रक्शंस हैं लेकिन ठीक है, हम तो पूरा पेपर सॉल्व करते हैं तो इंस्ट्रक्शंस को उस तरह से नहीं देखते। बस ये देखना ज़रूरी था, कई बार वो लिखता है कितने प्लेस तक आपको राउंड ऑफ करना है, ये लिखा नहीं है यहाँ पे। तो जब नहीं लिखा है तो आप 3 प्लेस से 4 प्लेस तक राउंड ऑफ कीजिएगा जब राउंड ऑफ की बारी आएगी। तो कह रहा है कि आपको कैलकुलेट सिंपल मीन मीडियन मॉड वेरिएंस एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग सैम्पल डेटा। डेटा दे रखा है इसका, आपको मीन मीडियन और मॉड, मीन मीडियन मॉड वेरिएंस कोफिशिएंट वेरिएशन सब निकालना है। तो निकालते हैं, सिंपल सा काम है। देखिए कोई बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बात है। डेटा है मेरे पास, इससे आसान क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स का इस धरती पे दूसरा कोई हो नहीं सकता, ठीक है। इस धरती पे अगर सबसे आसान क्वेश्चन है तो यही है, राइट। और ये पहला क्वेश्चन भी यही हमारे सामने आ गया, तो चलिए मज़े आ गए। डेटा है 42101, ठीक है जी। एक्स की वैल्यूज़ है मेरे पास क्या, 42101। तो पहले समेशन एक्स आई निकालना होगा, 4 to 6 और 7 और 8। एन कितना है यहाँ पे, एन है 1 2 3 4 5। तो मीन क्या होगा, मीन होता है समेशन एक्स आई बाई एन, यानी 8/5 1.6 आ गया जी मीन। फिर मीडियन बोल रहा है, मीडियन के लिए डेटा को हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा है 0, फिर 1, फिर 1, फिर 2, फिर 4। एन है 5, एन ऑड है। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n+1/2th वैल्यू, यानी 5 + 1 6/2th थर्ड वैल्यू। n5 है ना, 5 + 1 6, 6/2 3 थर्ड वैल्यू। थर्ड वैल्यू कौन सी है सर, 1 2 3, ये थर्ड वैल्यू। यहाँ से लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, थर्ड वही आएगा, ठीक है। तो मीडियन इज 1। मॉड पूछ रहा है, मॉड क्या होता है, मॉड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, ऐसी वैल्यू जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई है। 1 सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, 1 2 बार रिपीट हुआ, तो मॉड 1 है। अब वो बोल रहा है आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस, पहले बात करता हूँ वेरिएंस के ना। आपने 2 फॉर्मूला पढ़े, एक होता है पॉपुलेशन वेरिएंस, वो होता है क्या, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। एक होता है सैम्पल वेरिएंस, वो क्या होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन n-1। ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला सैम्पल वेरिएंस के फॉर्मूला से डिफरेंट। उसका रीज़न भी है कि हम जब एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेशन सैम्पल वेरिएंस का ही पॉपुलेशन वेरिएंस के इक्वल आ जाता है। खैर ये अलग लंबी कहानी है। फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि हमको पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करना है या सैम्पल वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन कह रहा है सैम्पल डेटा है मेरे पास, तो कहानी खत्म हो गई। सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल डेटा तो सैम्पल वेरिएंस यूज़ करना है। अगर क्वेश्चन कहता है वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, सिर्फ डेटा बोलता अगर, तो मैं मान लेता कि ये पॉपुलेशन डेटा है और मैं पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला यूज़ कर लेता वहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिलहाल क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है सैम्पल डेटा, खुद से बोल दिया है, तो फॉर्मूला यूज़ होगा सैम्पल वेरिएंस का। मुझे यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है जी। एक्स आई है ये, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, पहले एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेते हैं। 4 - 1.6 होगा सर 2.4, 2 - 1.6 होगा 0.4, फिर ये -0.6, -1.6 और -0.6। अब एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड है, मैं यूज़ कर रहा हूँ।
ठीक है, 2.4 इंटू 2.4 ये आ रहा है 5.76, ये आएगा 0.16, ये आएगा 0.36, ये आएगा 2.56, ये आएगा 0.16। इनको ऐड करना पड़ेगा। 5.76 प्लस 0.16 प्लस 0.36 प्लस 2.56 प्लस 0.16, या तो सर 9। तो वेरिएंस क्या होगा? सैम्पल वेरिएंस, सैम्पल वेरिएंस होता है समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1। ठीक है, एन यहाँ पे है 5, मैं पहले नोट कर चुका हूँ, तो 9 अपॉन 5 माइनस 4। 9/4 कितना होता है सर? 9 डिवाइड बाई 4, 2.25। ये आ गया मेरे पास सैम्पल वेरिएंस। ठीक है, अब क्वेश्चन ने आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी पूछा, इसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ सैम्पल वेरिएंस, रूट अंडर 2.25 कितना होगा? देखते हैं। रूट अंडर 2.25 इट इज़ 1.5। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? CV होता है S अपॉन एक्स बार इंटू 100। 1.5 डिवाइड बाय 1.6 इंटू 100, तो ये आ रहा है सर आपका 93.75। तो क्वेश्चन ने जो जो पूछा था हमने सब वैल्यूज़ निकाल के दिखा दी। हमने मीन बता दिया, मीडियन बता दिया, मॉड, वेरिएंस, CV सब बता दिया। इसलिए मैंने कहा था कि बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, तो स्टार्टिंग का कहा बहुत आसान क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं सर। सेकंड में कह रहा है अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्लास A, क्लास B। देखो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, आपको आना चाहिए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जैसे मेरे पास x की वैल्यूज है, फॉर एग्जांपल x की वैल्यूज हैं 2, 5, 8 और उसकी फ्रीक्वेंसी है सपोज ये 12, 15, 18 करो, फ्रीक्वेंसी है 3 और 2 और 5। तो इसका सम करते हैं, सम कितना आता है? 10। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3/10, 2/10, 5/10। तो यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम हमेशा 1 आता है, क्योंकि डिवीज़न में हमने क्या करा है? n डिवाइड करा, तो इसका सम हमेशा 1 आएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि यहाँ पे एक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मिसिंग नज़र आ रही है मेरे को, तो ये निकल जाएगी, हम सम 1 लेंगे उससे निकल जाएगी। अभी निकालता हूँ, देखो। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है मेरे को, कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज़ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास C। तो 1 में से माइनस करेंगे इन सबको, तो 1 माइनस 0.22 माइनस 0.18 माइनस 0.2, तो ये हो गया 0.4, 0.6। 1 माइनस 0.6 यानी कि 0.4, तो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी 0.4 है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास C इज 0.4। ठीक है, अब बोल रहे हैं द सैम्पल साइज इज 200, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास C। तो क्लास C की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैंने रिलेटिव कैसे निकाली है? रिलेटिव निकाली फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल करके। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या बताया फॉर्मूला? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी अपॉन n। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू n। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास C इज इक्वल टू रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इंटू 200। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास C क्या है? 0.4, तो 0.4 इंटू 200 यानी कि 80। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास C इज 80। तो क्लास C में 80 बच्चे हैं, अगर स्कूल के क्लास की बात हो रही है तो। फिर बोल रहा है ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी बार ग्राफ आफ्टर कैलकुलेटिंग रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी। से पहले फ्रीक्वेंसीज निकालनी है, फिर बार ग्राफ बनाना है। आइए करते हैं। हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी हैं? हमारे पास क्लासेस हैं सर क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। इनके रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कितनी है? 0. नीचे लिख दिया मैंने। इनकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 0.22 है शायद पहला, 0.22, 0.18 और ये हमने निकाली 0.40 और ये थे 0.20। एक बार वापस मैं कंफर्म कर लेता हूँ, गड़बड़ ना हो जाए। 0.22, 0.18, 0.4, 0.2, ठीक है। और n तो मेरे पास है 200, n है 200, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.22 इंटू 200 कितना हो गया सर? 44। 0.18 इंटू 200 ये हो गया 36। 0.40 इंटू 200 ये हो गया 80।
0.20 इंटू 200 ये हो गया 40। इनका सम चेक कर लीजिए, आपको 200 ही आ रहा होगा। 40, 70, 80, 80, 160 और 40, 200। ठीक है, सम चेक कर लीजिए, इनका सम 200 ही आएगा, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब वो बोल रहा है इसका फ्रीक्वेंसी बार बना दीजिए। ठीक है जी, बनाते। टेढ़ी बन गई लाइन। ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी है। और फ्रीक्वेंसीज कहाँ से कहाँ तक हैं? 80 तक जाना है हमारे को। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्लास ए की फ्रीक्वेंसी है 44। 44 यहाँ तक आएगी हाइट। तो 44 पे इस तरह से हम एक बार बनाएंगे कि जो मैंने मार्क लगाया है ये उसके मिडिल में आ जाए एकदम। क्लास बी की फ्रीक्वेंसी है 36, तो 36 यहाँ आएगा लगभग। 36 पे भी एक बार बनाएंगे। बार की विड्थ सेम रखनी है सभी बार्स की, मगर बार्स आपस में टच नहीं करेंगी। ठीक है, टच करती हैं तो क्या बनता है, वो हिस्टोग्राम बन जाता है फिर। तो फ्रीक्वेंसी बार डायग्राम में फ़र्क यही है कि यहाँ पे बार्स एक दूसरे को टच नहीं करती हैं, थोड़ा डिस्टेंस लेके चलेंगे, लेकिन बार की विड्थ मोटाई बराबर रहेगी। मैं क्योंकि बिना नापे बना रहा हूँ, थोड़ा मेरे डायग्राम में थोड़ा सा पतला मोटा होगा। आप ये कर लीजिएगा क्या क्या आप 1.5 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर की एक बार बनाइएगा। उसके मिड पॉइंट पे एक लाइन लगा के 1 सेंटीमीटर यहाँ नीचे निशान, 1 सेंटीमीटर यहाँ निशान, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस तरह से हो जाएगा। सी का है 80, सी का फ्रीक्वेंसी 80 है। ठीक है, और डी का था 40। मैं फ्री हैंड से बना रहा हूँ तो हाथ थोड़ा हिलेगा ही सर, उसमें कोई डाउट नहीं है। कोशिश करता हूँ फिर भी सीधा कर देने की इनको। आओ मैं इनको सीधा कर दूँ। मैंने इनको सीधा कर दिया, कहते हैं ना सीधा कर दूंगा, मैंने भी सीधा कर दिया। ठीक है, आप भी सीधा कर देना। ठीक है, आपको नहीं बुलाया भाई साहब, आप कहाँ से आ गए? अच्छा जी। तो ये इसके बाद कह रहा है ड्रॉ पाई चार्ट ऑफ द अबव डिस्ट्रीब्यूशन। अब पाई चार्ट कैसे बनता है सर? मैंने क्लास में सिखाया पाई चार्ट बनाना आपको। देखो भाई, पाई चार्ट के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एंगल चाहिए होता है। एंगल कैसे निकालते हैं? फ्रीक्वेंसी जो आ रही है आपकी ये अपॉन टोटल 220 इंटू जो एंगल है 360, यानी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी ना वो इंटू 360। तो 44/200 जो था, 44/200 0.22 ही आएगा। आप चेक कर लो, 44/200 0.22 आएगा, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी वही आएगी, इंटू 360। अब इंटू 360 कर दो इसको तो आएगा 79.2। सेम यहाँ पे 36/200 इंटू 360, 80/200 इंटू 360, 40/200 इंटू 360। या फिर मैं आपको क्या करूँ, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो इंटू 360 वही आएगा। तो 360 इंटू 360 इंटू 0.18 ये आ रहा है 64.8। फिर नेक्स्ट है 0.4, 360 इंटू 0.4 ये आ रहा है 144। और फिर नेक्स्ट है 360 इंटू 0.2, 72 आएगा तो ऑब्वियसली। ठीक है, अब मुझे पाई चार्ट बनाना है। कैसे बनेगा पाई चार्ट सर? सिंपल सी बात है, मुझे यहाँ पर पहले एक सर्कल बनाना है। कोई भी रेडियस लेके आप सर्कल बना लीजिए, जो भी रेडियस आपको पसंद हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 5 है तो 5 सेंटीमीटर की बना लो। आप किसी की डेट ऑफ बर्थ 10 है तो 10 की बना लो। जितना बड़ा आप सर्कल मैनेज कर पाए उतना बड़े की आप बना लो। सर्कल बना लिया आपने, सेंटर जो है सर्कल का वहाँ से एक कोई लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे एक लाइन खींच ली, ठीक है, किसी भी साइड, ऊपर नीचे दाएं बाएं जहाँ आपका मन करे वहाँ खींच लो। मैंने यहाँ खींच ली। अब मुझे फर्स्ट कितना एंगल बनाना है? फर्स्ट एंगल है मेरा 79.2 डिग्री का, तो डी रखिए यहाँ पे। और मेरे पास डी नहीं है यहाँ पे, तो मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, अंदाजे से 79.2 डिग्री का यहाँ पे मैं एक एंगल बनाता हूँ। एंगल कितना है? दिस इज एंगल ऑफ 79.2 डिग्रीज। इसके बाद 64.8,
अब मुझे इस लाइन पे डी रखना है, जो लाइन मैंने बनाई ना, इस पे डी रख के 64.8 का बनाना है। तो लगभग वो यहाँ आएगा, ये आ गया 64.8। याद रखिएगा मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, आपको डी रख के बनाना है, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है 144 डिग्री का एंगल। तो सर 144 का एंगल तो कुछ 144 तो कुछ यहाँ कहीं आएगा लगभग। मैं एक रफ आइडिया सुना रहा हूँ, ये 144 है। अब 144 कैसे बनाओगे आप? इस लाइन पे डी रख के बनाओगे, इस लाइन पे। और लास्ट जो बच गया है 72 का बच गया। तो ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है, ये क्लास डी, ये बन गया पाई चार्ट। ठीक है, ये आपने पहले बना देना है यहाँ पर एंगल्स क्लास ए के। चाहे अलग टेबल बनाना आप, मैंने तो उसी में बना दिया, अब अलग टेबल लेना, लिखना हेडिंग पाई चार्ट, उसमें फिर क्लास लिखिए पहले, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखिए, फिर एंगल लिखिए, और फिर उसके बाद ये पाई चार्ट बना लीजिए। डन। ठीक है, बहुत बेसिक सा काम है, देखो बहुत बेसिक सा काम है, लेकिन बेसिक स्टैट्स में बेसिक काम ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे रॉकेट साइंस आ जाएगी। बेसिक बेसिक से क्वेश्चन आएंगे, आसान आसान से क्वेश्चन आएंगे। जो लेक्चर्स को पढ़कर आया है उसको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, जो नहीं पढ़कर आया है उसको तो ये आसान कुछ नहीं मुश्किल लगने वाले ही हैं। फिर भी कोई क्वेरी अगर आपको हो, कोई ऐसी बात जो आपको यहाँ समझ नहीं आई है, तो डिस्कस कीजिएगा। जैसा हमारा तरीका है कि हम 1 बाय 1 करते हैं, मतलब पहले एक क्वेश्चन करते हैं या 2 क्वेश्चन करते हैं एक लेक्चर में, छोटे छोटे क्वेश्चन लेक्चर बनाते हैं, ताकि अगर आपको कोई पर्टिकुलर लेक्चर सीखना है, कोई क्वेश्चन सीखना है, तो उसी वीडियो को आप देख पाएँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे अभी हम इसको विराम देते हैं लेक्चर को। होपफुली इतनी बात समझ गए हैं। कोई क्वेरी होगी तो डाउट क्लास में आके मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। राइट, ओके, थैंक यू।